नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अब सियासी गलियारों में एक और नया फिलर आ गया है। यानी अब ये मान के चला जा रहा है कि जो आने वाले अपकमिंग इलेक्शन है, जिसको गृह मंत्री ने भी माना है कि अगले 6-7 महीनों में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट रही है, लोगों में रिजेंटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार और लोगों के बीच में फासला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि जो आने वाले इलेक्शन है विधानसभा के, वो एक रेफरेंडम होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था, क्या वो जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम के हित में था या नहीं था। इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर राशिद चौधरी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सुरेंद्र सिंह बंटी एडवोकेट है पेशे से और स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी स्वागत है। ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। बंटी जी, शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि गुपकार अलायंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसको कहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पहले महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। क्या ये जम्मू कश्मीर की आवाम को बरगलाने की बात है या फिर अभी भी आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिल सकती है जम्मू कश्मीर की आवाम को, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुपकार अलायंस को? देखिए विनोद जी, पहली बात तो ये है कि जो 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से पिछले दरवाजे से पूरे जम्मू एक अंदर घुसने की कोशिश की गई और पूरे जम्मू कश्मीर को हॉस्टेज बना करके जिस तरीके से बिल लाया गया और 370 और 35 को जिस तरीके से तोड़ा गया, वो सबके सामने है। और उसका रिजेंटमेंट जो है और उसकी टीस अभी तक लोगों के दिल से गई नहीं है और बीजेपी को ये कांटा अभी तक चुभ रहा है, उनको पता है इस बात का। और इसी वजह से शायद अभी तक जो चुनाव है वो कोई ना कोई बहाना बना करके जो है वो टाले जा रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं इस पे अगर नजर डालें या पिछले 2-2.5 साल में पूरा जो घटनाक्रम है अगर आप उस पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो चुका है कि वो ये समझ चुकी है कि वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं और इसी ब्लंडर को छुपाने के लिए वो गलती पे गलती किए जा रहे हैं। हाल ही में जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट का पहला जो ड्राफ्ट सामने आया, उसके बाद जो रिजेंटमेंट हुई वो आपके सामने है। फिर दोबारा परसों एक और ऑर्डर जो है वो भी आपके सामने है। चलिए, अब पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ चुका है, जब फॉर्मली आ जाएगा तो जो चुनाव होगा, जब भी होगा, अभी तो उसकी कोई उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि अभी यूपी के चुनाव का जब भूत उतरेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि चुनाव होंगे भी या नहीं। अगर होंगे तो आपने सही कहा, ये एक तरीके का रेफरेंडम होगा और इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता जो अपनी दबी हुई आवाज़ है, जो दबी हुई चिंगारी अपने अंदर है, वो जब निकलेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर, तब सारा नज़ारा सामने आएगा कि वो फैसला सही था या गलत। डॉक्टर राशिद, आप तो दबे स्वर में नान का विरोध कर सकते हैं 370 और 35 का, लेकिन आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, वो क्या सोचती है? वाकई में ये रेफरेंडम है? देखिए विनोद जी, हमने 370 पे 35A पे जो भी था अपना AICC का रेजोल्यूशन पब्लिक डोमेन पे है जी। और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए थी उस पर अपना बारहा इजहार भी किया कि क्या हम समझते हैं। जहाँ तक आज के इस इशू का ताल्लुक रहा कि बीजेपी किस तरह से, क्या ये एक आने वाला इलेक्शन रेफरेंडम होगा 370 और 35A को यस और नो में, राइट और रॉन्ग में डिसाइड करने के लिए या नहीं, तो ऑब्वियसली बीजेपी पिछले जब से 2019 में ये हुआ 370 वाला एपिसोड और 35A वाला जो भी, तब से एक एहसास का शिकार है और उनको ये पता चल गया हुआ है कि हमसे जो हमने कर लिया चोरी छुपे और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये रही, वो किस तरह से इसको लोगों से एक्नॉलेज करवाएं, लोगों से ऑथेंटिकेट करवाएं, उसके सारा प्रयास है। और उसी के लिए एक वो बीजेपी जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए कहती थी 2021 का सेंसस करवाएंगे, फिर होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, रातों रात वो भी बन गया, सीटें भी इधर की उधर, उधर की उधर, सब फिक्सिंग चल रही है एक बात को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए कि ये जो असेंबली बने नहीं, जो इलेक्शन हो उसके जो परिणाम आए वो ऐसा लगे कि हमारी डिसीजन को लोगों ने स्टैंप किया है, ऑथेंटिकेट किया, माना है। मगर ये इतनी इलेक्शन की जो, जैसे बंटी जी ने भी कहा, डिले किए करने का जो प्रोसेस है या जो और चीजें हैं, ये दिखाता है कि बीजेपी इनसिक्योर फील कर रही है, वो किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहती। और बारहा हालांकि यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने से भी इन्होंने इनकार कर दिया, वो भी पिछली बार मौका नहीं दिया कि इलेक्शन प्रॉपरली हो। और असेंबली इलेक्शन भी लगातार डिले हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये इलेक्शन होंगे
तो जो ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होंगे, और वो इस वजह से ही सिर्फ नहीं होंगे कि 370 की बात है, 35 की बात है, वो इस वजह से होंगे कि जिस तरह से 370 के बाद अब डिलिमिटेशन में इस रियासत का प्राउड, शिनाख्त, आइडेंटिटी खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन राइज हुआ है, जिस तरह से करप्शन बढ़ रही है, वो सब मुद्दे भी आएंगे और बीजेपी इनसे घबराती है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप इंडोर्स करने के लिए सारी कवायद कर रहे हैं, जो आपने डिलिमिटेशन या डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना पहला रोल पेश किया है उसमें भी साफ जाहिर होता है, ये डॉक्टर राशिद का आरोप है। और दूसरा उनका ये कहने कि अगर इलेक्शन होते हैं तो ये बीजेपी वर्सेस जम्मू कश्मीर की पब्लिक होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, मैं दोनों का ही जवाब आपको दे दूं। सबसे पहली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल की परिभाषा डॉक्टर राशिद लोगों में लेकर जाना चाहते हैं, तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो ये था जब 370 यहाँ पर लगाई गई थी, जब नेहरू जी ने किसी से पूछा नहीं, किसी से मांगा नहीं, कोई मेंबर पार्लियामेंट में कोई लोअर हाउस नहीं, और जाके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से यहाँ पर डिलिमिटेशन ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोप दी गई, 370 थोप दिया गया। अब रही बात जिस तरह से उसको तोड़ा गया, इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वे तो शायद कोई और हो नहीं सकता था। पूरे बहुमत के साथ दोनों ही लोकसभा राज्यसभा में पारित करके इसको किया गया। अब कुछ बंटी जी ने कहा लोगों में जो टीस है, तो कौन सी टीस है बंटी जी? मेरे को आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जब जम्मू और कश्मीर के दोनों हितों के साथ न्याय हुआ, उसके बाद यहाँ पर काफी चुनाव हुए हैं, पंचायत का भी हुआ, बीडीसी डीडीसी भी हुआ, उसके अंदर लोगों ने पूरे दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यहाँ से पता लगता है कि उसी पे स्टैंप लग चुकी है 370 की। लेकिन अब आपके नेता अगर कुछ बयान देकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या, थोड़े दिन ठहर जाइए, आपको पता चल जाएगा। जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो आपको इस टीस के मतलब बड़े भली भांति तब समझ आ जाएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब आपके सामने होगा, क्योंकि इतने सालों से जो दबे कुचले लोग थे, जिनके साथ आपकी पार्टी जो है आज पिछले 50-60 सालों से हमारे साथ नाइंसाफियां करती आई। सन 51 की पहली असेंबली हमें भली भांति याद है, जब 18 लाख पॉपुलेशन थी कश्मीर की और 20 लाख जम्मू की थी, और 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें आपने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर कश्मीर वालों को ज्यादा दी। हमारा क्या कसूर था उसमें, जरा हमें बताया जाए। उतने सालों से जो आप हमारे साथ जो नाइंसाफियां करते आ रहे हो, उसमें अगर आप लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो पता नहीं आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इन सब पे यकीन रखती है, और हमारे लिए ये बातें नहीं, हमारे लिए इलेक्शन कोई नई चीज नहीं होती। और हमारे कार्यकर्ता आपकी तरह इलेक्शनों में बाहर नहीं आते, हमारे कार्यकर्ता 24/7 आपको हमेशा लोगों की खिदमत करते नजर आएंगे, जैसे कोरोना काल में आपको नजर आए थे। इलेक्शन आपके लिए नई चीज होगी, हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। जी बंटी जी, आप मन मन मुस्कुरा रहे थे, और साथ साथ में इन्होंने ये कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे यही था जो 5 अगस्त 2019 को इख्तियार किया गया। आपका कह रहा है? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि छोटी साहब कहना क्या चाहते हैं। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया, पास किया गया ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन होता है? भारत के गणतंत्र के राष्ट्रपति अगर कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालते हैं तो क्या वो ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरीके से था, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। दूसरा, आपने कहा टीस की बात आपने की, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका था कि रातों रात आपने लाखों लाख फौज कश्मीर के अंदर, जम्मू के कुछ हिस्सों के अंदर, ऊपर पहाड़ी इलाकों के अंदर लगा करके लोगों को जिस तरीके से घरों में बंद करके पार्लियामेंट में आप इस बिल को पास करने के लिए लाए, ये कौन सा डेमोक्रेटिक तरीका था? बताइए, क्या दुनिया के किसी लोकतंत्र में ऐसा होता है कि एक बिल पास हो रहा है लोकसभा के अंदर, और उस इलाके का जो मेंबर पार्लियामेंट है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपना इलाका, वो घर के अंदर उसको आपने इलीगल डिटेंशन में रखा, और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को आपने एक यरगमाल बना करके कैद खाने में तब्दील किया, और उसको आप कहेंगे कि ये टीस नहीं तो इसको क्या कहेंगे? ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा कर लगाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तीसरी बात इन्होंने कही, जब चुनाव होगा, अगर चुनाव होना होता, अगर आप लोगों के बीच होते तो आप अपनी ही बनाई हुई सरकार, जिस हरे सब्ज रुमाल को आप हमेशा चुराते रहे कह करके, जिसके साथ बाप बेटा और बाप बेटी की सरकार जिसको आप कहते रहे, अपनी ही बनाई हुई सरकार को आप खुद ना गिराते। और 4 साल से, पिछले 6 साल से जो स्टेट के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से पूरे का पूरा माफिया
चाहे वो खनन माफिया हो, लिकर माफिया हो या लैंड माफिया हो, जिस तरीके से आपके मंत्रियों ने और आपके एमएलए एमएलसी ने जिस तरीके से सरकारी भूमियों की लूट यहां मचाई और गरीबों पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, ये बता वाकई आपने ठीक कहा। ये जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी राशिद, डॉक्टर राशिद, आप इनकी बात का जवाब इनको दे दूं। बात ये है कि ये जो पूरा जी मुद्दा है जी, इस पे वो एक कहावत है कि पट भी मेरा और चट भी मेरा। जी बीजेपी पिछले पंचायत जो बीडीसी के इलेक्शन हुए पंचायतों में हुई, जी। कुल मिला करके जब बीजेपी कहती है कि मैं इस तरह से जीतेगी और इतना बहुमत आएगा, सब कुछ है, दोनों ही इलेक्शनों में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, डाटा के हिसाब से अब्यूज है, सबके सामने हार गए। मगर दोनों ही इलेक्शंस का डाटा इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से करते हैं कि यही जीते हैं, इन्होंने सब कुछ किया है देश में, रातों रात जो चमत्कार हुए वो इन्हीं के दौर में हुए, किसी ने और कंट्रीब्यूशन ही नहीं। देश जो है वो सिर्फ 2014 से शुरू हुआ है, बाकी पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि जहां हम बैठे हैं, जहां हम चलते हैं, सफर करते हैं, खाते पीते हैं, जिन हॉस्पिटल्स में हमारा ट्रीटमेंट मोदी जी का और हमारा सबका और कहीं जाना आना होता है, वो तो 70 साल के पिछले संघर्ष की देन है और लीडरशिप की देन है। कांग्रेस पार्टी का उसमें योगदान है, सभी पार्टीज का उसमें योगदान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उसमें योगदान है, हम तो ऐसा मानते हैं। बट जब ये सिरे से ही किसी बात को खारिज करते हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेट। नॉट ओनली दिस, बीजेपी बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के एक अंधी बुढ़िया की तरह है, उसको जो भी आवाज मारता है, जो भी उनको कंसेप्ट देता है कि भाई आ जाओ, उसका हाथ पकड़ के चलने लगते हैं उसके पीछे। वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर के बाद फेल होता है और फिर कुछ और करने लगते हैं। इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए, इतनी लेबोरेटरी की तरह पे, इसका प्रयोगशाला की तरह पे इस्तेमाल हो रहा है कि उसका इंपैक्ट यहां के नौजवानों पे नजर आ रहा है। हाईएस्ट कंट्री में और पिछले 70 साल में जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है। जो आपकी यहां प्राइस राइज है उसका हिसाब ही नहीं, आप यहां जो इन्फ्लेशन आई उसका हिसाब ही नहीं, यहां आप टोल प्लाजा, लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया सबको ले आए। उस आप यहां पे आज जो गाड़ियां लगती हैं कहीं घरों के बाहर, उन पे भी टैक्स लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप पेट्स तक का टैक्स जो है वो चाहते हैं, आपसे कचरा नहीं इसका संभाला जाता, उस पे भी टैक्स लगाना चाहते हैं। तो बीजेपी जो इस सियासत के साथ कर ली है, और अब ऑल लेट मी टेल यू, 370 और 35 को हटाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, और खासकर जो एलीट क्लास है, जो 10-15 हाउसेज है, ये देश, ये प्रदेश उनको बेच देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उसका सबूत मैं देता हूं। कल आपने देखा कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का जो आदमी बाशिंदा, स्टैंप ड्यूटी उसके लिए क्या है और बाहर के आदमी के लिए क्या इन्होंने घोषित की। और करने के अलावा जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड है, स्टेट लैंड है। जो स्टेट लैंड इधर की है, नजर उस पे है कि यहां की भूमि जो है गरीब लोगों से, जो रिफ्यूजी थे, जो पाकिस्तान पीओके से यहां आए थे, उनकी गर्दौरियां तोड़ दी। जहां हमारे कठुआ में ये बॉर्डर बेल्ट, हीरानगर कल में दयाला चक में था, सबका उड़ा दिया। और आगे बात करना क्या है, जमीनें जो है वो लेनी है और लेके बाहर के लोगों को बेचनी है। यहाँ के लोगों को क्या दिया? जम्मू के रिफ्यूजीज जो बेचारे अमेर के साथ आए थे उनको क्या दिया? कि भाजपा भयभीत है, इसलिए लिंगरॉन करना चाहती है, उसको अपनी जमीनी हकीकत का आभास है, शायद यही कारण है कि चुनाव को लिंगरॉन किया जा रहा है। देखिए, मैं एक एक करके इनके दोनों के जवाब दूंगा। दोनों का जो सवाल है वो मेरी ही तरफ है, तो ये पेशेंस से सुनेंगे, मैं इतनी जरूर इनसे उम्मीद रखूंगा। अगर बंटी जी सुन लीजिए ना राशिद, इतना क्या हो गया, पहले क्यों आप हमने कर रहे, क्यों अभी मैं आपके कच्चे चिट्ठे गिनाने जा रहा हूँ, आपको पहले परेशानी होगी। सुन लीजिए चिट्ठे तो जितने आपके 7.5 में, सबसे पहली बात आती है जो मेरे काबिल दोस्त अभी बंटी जी ने बात कही कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, क्यों जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बिल्कुल वैलिड होता, हम नहीं कहते, लेकिन असेंबली तो थी ना उस समय, जब थी तो उसके उस समय आपको ऐसा क्या ही नहीं है। सुन लीजिए, क्या बात है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगाने की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुन लीजिए क्यों लगाया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर असेंबली लगाई, सुने क्यों लगाया? असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की तब मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पढ़ रहा हूं उस समय दिल्ली में सरकार थी कि नहीं थी, ये बात को पूछ रहा हूं। असेंबली होती है दिल्ली में, आप कहते हैं दिल्ली में असेंबली होती है, दिल्ली में चुनाव सरकार थी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक लैंड डील साथ में कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन सुनिए, स्टूडेंट मेंबर पार्लियामेंट थे कि नहीं थे? सुनूंगा पार्लियामेंट होते हुए आपने क्यों प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला था? मैं ये बात कह रहा हूं, बात को इधर मत ले जाइए। पता है भली बात है, असेंबली क्या होती है, क्या होता है, भली बात है, सुनने वालों को मजा आएगा। असेंबली को पढ़िए। अभी ए टू जेड मैंने आपके पिछले डिबेट में ए टू जेड कांग्रेस के सारे मैंने आपके स्कैम गिनाए हुए हैं, और आप मैं आज गिनाता हूं, उनको लाना है
क्या बात करते हो? आप कम से कम दोनों बंसी से कीजिए, जो नेहरू जी जो जीप स्कैम से शुरू हुए, मोदी जी कोयला चोर बैलगाड़ी में ये तरीका नहीं है विवेक का। डॉक्टर साहब आपके टाइम नहीं बोले थे, अब बिल्कुल क्यों बोलेंगे? आपके जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पूरा देश बैलगाड़ी में घूम रहा था। इनके नेहरू जी उस समय जीप स्कैम कर रहे थे, ये पार्टी स्कैम की बात करती है। जब मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थे उस समय आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनाने की क्या जरूरत है? मैं ये चीज पूछना चाहता हूं, मुझे मत सिखाइए क्या असेंबली होती है, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मुझे इसके बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज है। आपके जैसी पार्टी जिन्होंने पूरे पूरा सौदा करने वाली पार्टी हमें बताएगी हम क्या करना चाहते हैं। आपने 100 करोड़ पैसे राजीव गांधी देश में क्यों पैसे लिए थे? आपने राजीव गांधी आपको क्यों लेना चाहते थे? बात करोगे हमारे साथ क्यों? आपके नेहरू जी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला क्यों? अपने मेंबर पार्लियामेंट के होते हुए उनका क्यों गला काटा? बताएं जरा, है आपके पास जवाब? कोई जवाब नहीं आपके पास। आप बात करते हैं, आपको बता रहे हैं आपके नेहरू जी के अकॉर्डिंग चलेगा ना? आप प्लीज डॉक्टर साहब, मैं बंटी जी आपसे जानना चाहूंगा, वाकई एक नया पैंतरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुप्कार अलायंस के पास कि पब्लिक को इस तरीके से मिसलीड किया जाए कि जो हुआ है 5 अगस्त 2019 को वो गलत है और एक ऐसा हवा बनाई जाए खासतौर पर कश्मीरी अवाम के बीच में ताकि वो वोट आपको कास्ट करे, गुप्कार अलायंस को कास्ट करे। देखिए हवा आप किस तरीके से कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 370 की बात जब से 370 को तोड़ा गया पिछले दरवाजे से, जैसे मैंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की आवाज़ ना कभी छोड़ी है तो ना कभी छोड़ेगी। उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जब पब्लिक डोमेन में वो बात आएगी, क्या जनता से, मैंने जैसा कहा कि उस इलाके का जो मेंबर पार्लियामेंट था या वो जो मेंबर पार्लियामेंट थे वहाँ के, क्या उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी था या नहीं? ही वॉज केप्ट इन इलीगल डिटेंशन, उनको घर के अंदर नजरबंद किया गया। और अब आप कहते हैं कि चुनाव में हम लोगों के बीच ये लेकर के भी ना जाएं कि 370 को गलत तरीके से तोड़ा गया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसको, अगर ये बात लोगों के बीच नहीं गुप्कार अलायंस बना इसलिए मैं ये देखिए 370 हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट था जो छीना गया, उसकी लड़ाई लड़ना भी हमारा हक है, वो संविधान उसकी हमें परमिशन देता है, वो तो आप उसमें क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अगर हमारी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की है तो इट मींस कि वो सुनने के लायक है और विचाराधीन है, इसीलिए उस पर विचार हो रहा है। वो चाहे वो लंबा प्रोसेस है, उसमें ड्यू टू कोविड कह लीजिए या कोविड की दूसरी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त, उस वजह से वो डिले हो रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में हम ये लड़ाई जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक जनता का आपने कहा, जनता के बीच तो हम लेकर के जाएंगे, जनता ही तो जनार्दन है, लोकतंत्र है, जनता ही तो इसका फैसला करेगी ना कि क्या ये तोड़ना मुनासिब था या नहीं मुनासिब था। क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात करता था, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात करता था 370, या वो तो उनके खिलाफ था? अगर 370 टूटने के बाद, जैसा मैंने कहा कि फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनके लोग यहाँ पर आगे बाहर से हम जहाँ पर सारे के सारे ठेके वो ले रहे हैं, वो जितने भी काम हो, चाहे लीकर का काम हो, कितनी फैमिलीज लीकर के काम में जम्मू में काम में इन्वॉल्व थी या उनका एम्प्लॉयमेंट थी, वो सब छीनी गई। पब्लिक तक तो ठीक है, लेकिन आपके नेता कहते थे चीन को भी इंटरवेन करना चाहिए, क्या वो वाजिब है? देखिए वो वाजिब है। देखिए मेरी सुनिए, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो इंटरनेशनल कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो लीडरशिप करती है बात, वो मेरा इतना काजी नहीं कि मैं उस पर कमेंट करूं, वो बेहतर होगा वो फारूक साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रेसिडेंट हैं, वो आप उन्हीं से पूछें, क्योंकि उनको यह हक है कि वो इसको किस तरीके से आपको डिफाइन करेंगे। मेरे विशेष अधिकार में ये चीज़ नहीं है, एटलीस्ट मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, देखिए लोकतंत्र का यही मतलब है कि अगर लोकतंत्र में आप सरकार में रहते हुए दमन करें, आप लोगों का गला घोंटे, लोगों का अधिकारों से उनसे वंचित करें, सारी एजेंसियां लोगों के पीछे लगाएं, जो आपको आईना दिखाए आपके ऊपर आप सारी की सारी एजेंसियां उसके ऊपर बिठा दें। अगर पंजाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार के घर छापा पड़ सकता है, तो जो मजीठिया का जिसका नाम
लेकर के वारंट निकला, उसके घर में छापा क्यों नहीं पड़ सकता? क्योंकि पर्दे के पीछे आज भी खेल वहां अकाली और बीजेपी ने खेला। ये चुनाव का नतीजा आने दीजिए 10 तारीख को, ये सारा खुलेगा, ये सारा खुलेगा। ये मेरे कहने का मतलब ये है जसरोटी साहब कि जितनी भी एजेंसियां हैं आपने सब एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का एक हथियार बना लिया। मुझे जवाब दे दीजिएगा डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप रेजोल्यूशन की बात करेंगे जो एआईसीसी ने किया हुआ है और 370 और 35A के रिपील होने के बाद की बात करेंगे, लेकिन जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था तब ये कहा गया था घिसते घिसते ये घिस जाएगा, 370 हट जाएगा। लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं हुआ, लेकिन अब जब एनडीए ने किया है तो कांग्रेस क्या कहे? देखिए इनके साथ ये जवाब भी देना है कि लोकसभा राज्यसभा होते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्यों देना पड़ा, ये जवाब भी दे रहे हैं। देखते आपने कहा मैं डायरेक्ट जो सवाल जवाब पे आऊंगा तो फिर डिबेट वो दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं, बट आई कैन डिबेट को नहीं डिरेल करना है। वी कैन ऑलवेज डिस्कस टॉक लॉट मोर अबाउट द पॉलिटिकल थिंग्स एंड ये इश्यूज अच्छे हैं, पढ़ना चाहिए, हम यंग लोग सीखना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने पूछा कि घिसते घिसते घिस जाएगा, रखा गया था और फिर घिसा और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, तो आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं और आप मुझसे ज्यादा अवेयर हैं क्योंकि आप दिन भर करंट अफेयर्स और मेरे जैसे, मैं तो बहुत छोटा लीडर हूं, आप तो सीनियर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सबके इंटरव्यू कर चुके और करते हैं, इसी मुद्दे पर भी कर चुके। अब सवाल यह है कि क्या विशेष चीजें थी छोड़ के नाम को उसके बीच में बची हुई? कोई लॉ, आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू फूड एक्ट, आप किसी एक लॉ का नाम ले लीजिए जो हमारा बाकी देश के हिस्सों से अच्छा नहीं था और हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। आप प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर पे आ गए, आप सदर रियासत से गवर्नर पे आ गए, आप जितनी चीजें अपर हाउस लोअर हाउस पे आ गए और ये प्रोसेस से आ रहे थे और जब आए तो एक तरीके से आए, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी को हमने जेल में नहीं डाला, जम्मू और कश्मीर को कभी लॉकअप नहीं किया, कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि ये सब करने की नौबत आए। सवाल ये है कि हमने जो किया वो एक तरीका था, जो अभी बीजेपी ने किया वो दूसरा तरीका। आप असेंबली भंग कर देते, आप सरकार नहीं बनने देते, आप अपर हाउस को भी भंग कर तोड़ देते हैं। और लेट मी टेल यू सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मेरा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, मेरा इंफॉर्मेशन ये कहती है कि ये जो अपर हाउस गया है ये जल्दी बीजेपी वापस लाएगी और बीजेपी इससे ऑथेंटिकेट करवाना चाहती है, एंडोर्स करवाना चाहती है और असेंबली से एंडोर्स करवाना चाहती है और असेंबली से डरती है क्योंकि जब असेंबली आएगी पोजीशन में और वो इसको नकारेगी और वहां सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा हाल तो फिर इस पूरे ही डिसीजन पे क्या होगा, हमारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कितनी बेइज्जती होती है, क्या हमको एम्बैरेसमेंट होती है, कितना नुकसान होता है। और स्ट्रेटेजिकली पहला खतरनाक ब्लंडर जिसको 70 साल से कांग्रेस ने होने से बचाया और धीरे धीरे काम भी किया वो ये था कि पाकिस्तान और चाइना को किसी कीमत पर इकट्ठा नहीं होने देना। हमारी 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1962 का जो एडवेंचर पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, चाइना ने किया, तीनों में देखिए पाकिस्तान और उनका क्या रोल था। आज की डेट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम अगर उस कश्मीर को अपना अंग कहते हैं तो हमारी फोर्सेस डिसेबल हैं कि उनको लीडरशिप दी जाती है, हम वो लेते, मगर इन्होंने गिनवा दिया। अब सारा का सारा सत्यानाश आपने मान लिया। अब मैं वापस आ सकता हूं कि लोकसभा में और राज्यसभा में रिव्यू किया था। आई कैन टेल यू इफ यू गिव मी टाइम। इसको पूछेंगे आपसे, पहले ये तो जवाब दे लीजिए सारा। सबसे पहली बात ये आ गई, डॉक्टर राशिद ने इतने लंबे चौड़े अपने कसीदे पढ़ा दिए, इनको 370 के बाद यहां कोई बदलाव नहीं नजर आया। इनको पॉक्सो एक्ट जैसा जो बच्चों के ऊपर इतने बड़े त्रासदियां हुआ करती थी वो उसके बाद ही 370 के बाद ही यहां लगना शुरू हुआ। राइट टू एजुकेशन और उसके बाद आपने जो महिलाओं को उत्पीड़न था उससे बचाव मिला 370 के बाद ही मिला। ऐसे में आपको 150 गिना सकता हूं लेकिन उसके लिए समय कम पड़ेगा। अब मैं आपकी सरकार के ऊपर आता हूं, आप पीओजेके की बात करते हैं तो पीओजेके देने वाला, पाकिस्तान को परोसने वाला कौन है? आपकी पार्टी। क्या नेहरू जी ने नहीं परोसा? हमारी फौजें तो कहां तक पहुंच चुकी थी? नेहरू जी ने पीओजेके नहीं परोसा। अगर ना परोसा होता तो सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। बीच में आप बोलते जब आपके पास जवाब नहीं होता, जब आपके पास जब आपका पूरा नॉलेज नहीं होता तब आप ऐसे बीच में भड़कते हैं। और वो बात सुन लीजिए, इस जम्मू कश्मीर की अर्शवाद स्टेट का, जम्मू कश्मीर के अर्शवाद सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, आप तो बड़े कूल हैं, आप तो आराम से सुनने की जम्मू कश्मीर की अर्शवाद स्टेट का बेड़ा गर्क करने वाले भी तो आप ही हैं, कोई और है क्या? आपको याद है ना 87 का मंजर, बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर थे, आप ही के थे, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, आप ही के थे। और यहाँ पर रिगिंग किसने करवाई थी? यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने मिलकर आप ही ने करवाई थी। उसके बाद ही यहाँ पर कत्लो गारत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो नहीं
नहीं थम पाए, और अब कहीं जाकर उस पर लगाम लगी है। 370 टूटने के कारण ही लगी है। यहां पर जितना भी आज तक वो अगर खून बहा है जेलम के अंदर या कहीं भी बहा है, उसमें अगर किसी के हाथ सने हैं तो कांग्रेस के सने हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सने हैं। और आप हमें क्या बताएंगे? अभी डॉक्टर साहब ने अभी मेरे बंटी जी बात कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे लीडर बड़े दिग्गज है। बंटी जी भी पिछले दिनों एक जो जम्मू कश्मीर के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के नाम है, उसमें एक आपके लीडर्स का भी नाम था। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनके वालिद एक टीचर थे, उनके बच्चों के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? जरा जवाब दीजिए। इतना ढेर सारा पैसा कहां से आ गया? नहीं आपके 370 की सुनिए ना, यही मैं बताता हूं डॉक्टर राशिद, यही हुआ है जो आपके यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब अकाउंटेबिलिटी है, पूछा जा रहा है पैसा कहां से आया, ये इसीलिए पूछा गया। और उसी 370 की आड़ में आपके कांग्रेस के लीडरों ने और नेशनल कांग्रेस के लीडरों ने सेंटर का पैसा लूटा है, गरीब आवाम का पैसा लूटा है। बंटी जी का टाइम। बंटी जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि डॉक्टर राशिद ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि हमने 370 ऑलमोस्ट डिल्यूट कर दिया था, सिर्फ नाम का ही था, और आपके साथ मिलकर के सरकार बनी। आज आपको 370 और 35 की याद आ रही है, लेकिन पहले क्यों नहीं याद है जब आपके सामने कांग्रेस ने मिलकर के इसको डिल्यूट किया? देखिए, आपको याद होगा कि 96 का जब हमने इलेक्शन लड़ा था, फारूक साहब जब लंदन से आए थे मिलिटेंसी के बाद, जब 96 में चुनाव हुए, तो प्री 53 पोजीशन की जो बात थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी। ऑटोनॉमी की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, वो हुआ नहीं। ऑटोनॉमी बिल हम ही ने पास किया, हम ही ने भेजा उसको दिल्ली में, वो बात अलग है, भेजा वो वापस आ गया, लेकिन जो ये कर सकते थे इन्होंने किया। शायद इसी वजह से इन्होंने पहले पीडीपी बनवाई और अब अपनी पार्टी बनवाई। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जब इक़्तिदार में आती है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट एजेंसियों को आगे रखते हैं। उमर साहब भी यही मंत्री रहकर गए, हम सभी को मौका देते हैं सुधरने का, कोई नहीं सुधरे तो फिर क्या कर सकते हैं? आप तो सुधारने का क्या तरीका है आपका? इससे बेहतरीन तरीका तो दुनिया में है नहीं। हर इंसान देशभक्त हो, सबके सब इस भारत माता की क्या बात है? डॉक्टर राशिद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब ये तो अपीजमेंट वाली पॉलिसी होगी ना, आपने डिल्यूट कर दिया, आपने माना कि 370 डिल्यूट कर दिया गया, सिर्फ 370 हटाने आपने खुद माना है, रहा ही कुछ नहीं था, मरा हुआ सांप था, ये कहना चाहते थे आप? कैसे मरा था? मुझे समझ में नहीं आई। हमारे राइट्स इंटैक्ट थे जब तक 370 था, हमारे राइट्स इंटैक्ट थे। आज सब कुछ डिसॉल्व हो गया ना, आपका सब कुछ डाइल्यूट तब हुआ जी। डॉक्टर साहब डेड कैसे था? मुझे समझ में जो मैं कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था, जो कंस्ट्रक्टिव चीज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए थी, जो जरूरी थी, जो अच्छी थी, वो की गई, और जो उसको बचाने के लिए, सेफगार्ड के लिए था, हमारी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, यहाँ के जमीनों को, यहाँ के नौकरियों को, यहाँ के नौजवानों को फायदा देने की बात थी, वो इंटैक्ट थी। बीजेपी ने उसको हटाया और जो कुछ बाकी था नेगेटिव वो अंदर लाया, और दिस इज डॉक्टर समय का अभाव है, 1 मिनट आपके पास। लास्ट डॉक्टर राशिद जब अगली बार डिबेट में बैठे हो फिर से जरा पढ़कर जरूर है डॉक्टर जीएडी 1164 जीएडी का सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, जीएडी का 1164 नंबर ऑर्डर है 1996 का, जिसके अंदर आपने स्टेट ऑटोनॉमी की रिपोर्ट बनाई हुई है, जिसमें आपने एससी और एसटी के हक छीनने की बात, उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है। कांग्रेस वालों के उसके हेड पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसका जवाब अभी तक ना तो अब्दुल्ला दे पाए हैं, ना ही आपकी कांग्रेस दे पाई है। इस तरह से 1996 में जो शेड्यूल कास्ट का वोट था सारा कांग्रेस को जाया करता था, और एसटी का वोट इनको जाया करता था, उनसे वोट लेकर उनकी पीठ पे जो आपने छुरा है उसका जवाब भी मुझे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।